नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले महागठबंधन के सबसे अहम दल आरजेडी के सामने एक नई चुनौती खड़ी की गई है। मामला अदालती है, लेकिन इसके सियासी मायने साफ समझे जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और यूपीए में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और साजिश रची। हालांकि आपको बता दूं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अभी मुजरिम नहीं ठहराया गया है, न ही उन्हें कोई सजा हुई है। वर्षों बाद जाकर आरोप तय हुए हैं और अब मुकदमा भी लंबा चलेगा। तब कहीं जाकर फैसला आएगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये जो आरोप तय किए गए हैं, उनसे समझा जा रहा है कि विपक्ष को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरने में बीजेपी और जेडीयू को सफलता मिलेगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने यहां साफ साफ कहा है कि यह सामान्य अदालती प्रक्रिया थी। अदालत ने आज यानी सोमवार को हमें बुलाया था और हम वहां गए, हम केस लड़ेंगे। हम कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए यह सब होना ही था। फिर भी अदालत का सम्मान करते हुए हम कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। बिहार की जनता जानती है कि क्या हो रहा है। यह बात यहां तेजस्वी यादव ने आज कही। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बीजेपी को इस अदालती फैसले में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब आरजेडी को सहानुभूति वोट भी मिल सकते हैं। बहरहाल चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे मामलों और मुकदमों का सियासी फायदा किसे हुआ और किसे नहीं हुआ। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग की जो खबर थी वो आप तक पहुंच चुकी है, यानी सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है एनडीए में। लेकिन बीजेपी की चालाकी भी खुल गई। दरअसल बीजेपी और जेडीयू इस बार जुड़वा भाई बनकर 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 101 और 101 सीटों पर ये उतर रहे हैं, ये कह सकते हैं। बीजेपी को भी 101 सीटें, जेडीयू को भी 101 सीटें। लेकिन हकीकत में बीजेपी ने जेडीयू को झांसा दिया है। यह दावा है आरजेडी सांसद मनोज झा का। दरअसल बीजेपी के साथ बाकी छोटे दलों की सीटों को गिने तो यह आंकड़ा 142 बनता है, 142 बनता है, क्योंकि छोटे दल हर हाल में बीजेपी के साथ जाएंगे, जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए मनोज झा का कहना है कि असल में जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को या कहें नीतीश कुमार की पार्टी को 101 सीटें और बीजेपी को 142 सीटें मिली हैं। ये गणित कैसे यहां पर लागू होता है, उसका सीधा उदाहरण है कि 101 सीटें और प्लस जो रेस्ट ऑफ जो सीटें हैं 101 और छोड़कर, वो सीटें जो छोटे दल हैं वो भी बीजेपी के खाते से ही जाने हैं, यानी वहां कैंडिडेट्स बीजेपी के ही होंगे। मनोज झा क्या कह रहे हैं इस मसले पर सुनिए जरा। 101, 29, 6 और 6। ये आपके देखने का तरीका है। मैं 142 और 101 देख रहा हूँ। इसको जरा डिकोड भी करिए। नहीं, डिकोड क्या, स्पष्ट है। बीजेपी प्लस 142, सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया, और जदयू को 101 पर। इसको 101 101 मत कहिए, 141 101 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूं। तो 142 और 101, यहां इस नंबर को इस ढंग से देखते हैं मनोज कुमार झा, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां कह रहे थे। लेकिन इससे पहले आज सुबह तेजस्वी यादव ने जब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में
लालू प्रसाद और फिर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की पेशी थी, तो इन्होंने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जरा इसको भी सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सियासी दौर और उसमें भी बिहार में होने वाला है उलटफेर, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जरा सुनिए पहले तेजस्वी यादव को, और इसलिए भी क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तभी जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और अब तो अदालतें भी सक्रिय हो जा रही हैं। इसके क्या मायने लगाए जाएं? अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों की बात किया करते थे, लेकिन 15 साल पुराने केस में आज आप अगर बुलाते हैं और इसमें केस आगे बढ़ाते हैं, और इतना ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात कि अगले सप्ताह से रोजाना इस केस की सुनवाई होगी। 15 साल तक आप चुप बैठे थे, अदालत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े तो होते ही हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ऊपर आपके ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सरकार हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले क्या मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक बुलाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो सुन लिया आपने लालू प्रसाद के बारे में, यानी अपने पिता के बारे में, और खासकर जब रेल मंत्री थे यूपीए की जब सरकार थी तब, और उस समय हार्वर्ड से लेकर तमाम दुनिया भर के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो आते थे और मैनेजमेंट के गुण को सीखते थे। 90,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा पहुंचाना रेलवे को, और उसके बाद आज उसी रेलवे में घोटाले के आरोप में इनको आरोपी साबित करना, भी दोषी साबित नहीं हुए हैं। केस चलाने का फरमान हो गया है, और केस पे सुनवाई लगातार होगी अगले सप्ताह से लगातार, और केस के दौरान जो बातें निकल के आएंगी उन बातों को भाजपा भुनाएगी वहां चुनावी मैदान में, यह साफ दिखाई दे रहा है। यानी यहां अब पहले जांच एजेंसियां ही सामने आती थी चुनाव के समय, अब अदालतें भी सामने आ रही हैं, यह भी दिख रहा है। चलिए, अदालत से क्या कुछ निकल के आएगा इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या, जब तक अदालत से कुछ भी निकल के आएगा, कोई भी बात निकल के आएगी, तब तक बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका होगा। तो ये बिहार के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और उसमें एनडीए ने कल सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। 101 दोनों ने, बड़ा छोटा कोई नहीं, सब बराबर, यानी बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर। पिछली दफा आप याद कीजिए, बीजेपी और जेडीयू में जेडीयू लड़ी थी 115 सीटों पर, बीजेपी लड़ी थी 110 सीटों पे। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? और इसी पर मनोज झा ने कहा कि दरअसल बीजेपी 142 सीटों पे लड़ रही है, क्योंकि बाकी जो बची हुई सीटें हैं, उन सीटों के जो कैंडिडेट होंगे, भले छोटे दल हैं, कैंडिडेट जो होंगे वो बीजेपी के ही होंगे। यानी बीजेपी ने नीतीश को तो दबाव में ले लिया है, लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी खुद चिराग के दबाव में आ गए हैं। जी हां, अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो खुद चिराग पासवान के दबाव में आ गए हैं। बिहार विधानसभा के सीटों के शेयरिंग में एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान सबसे बड़े बाजीगर रहे, जिन्हें 29 सीटें मिली हैं।
जबकि जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, इन दोनों दलों को, दोनों पार्टियों को 6-6 सीटें मिली हैं, मात्र 6-6 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी का बिहार में एक भी विधायक नहीं है, फिर भी चिराग को अधिक तवज्जो दी गई है क्योंकि टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और शिवसेना के 7 सांसदों के बाद एलजेपी यानी चिराग पासवान ही चौथी बड़ी पार्टी हैं एनडीए में, जिनके 5 सांसद हैं। और ऐसे में बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे केंद्र सरकार की स्थिरता पर खतरा उत्पन्न हो जाए। पिछले चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो पहले भी बता चुका हूं। इस बार बीजेपी की 9 और जेडीयू की 14 सीटें कम हुई हैं क्योंकि 110 से 101 पे आ गई बीजेपी, यानी 9 सीटें कम हुई, जबकि 115 से जेडीयू 101 पे आ गई तो 14 सीटें कम हो गई। फिर भी मोदी तो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं और जेडीयू ही यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ही नुकसान में दिख रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर देखें इसी बात में तो उधर मांझी और बाकी यानी अब तीखे तेवर दिखा रहे मांझी महज 6 सीटों पर मान गए हैं क्योंकि उनके परिवार की मनपसंद सीटें और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कद बढ़ाने का आश्वासन उन्हें दिया गया है। हालांकि मांझी ने कहा है कि एनडीए में हमारी ताकत को कम करके आंका गया, इसका खामियाजा चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने 10 सीटें मांगी थीं, लेकिन उन्हें भी 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और इससे उनकी नाराजगी बढ़ी। कल से आज तक कई सारे ट्वीट किए। लेटेस्ट ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं उपेंद्र कुशवाहा की। देखिए, कह रहे हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। ये उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। ये कह रहे हैं यहां उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख। यहां पर उनको 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। जिन जिन सीटों की डिमांड उनकी थी वो सीटें नहीं मिली और सबसे बड़ी बात कि यहां पर 10 सीटें वो चाहते थे। लेकिन अगर अब उनकी नाराजगी यानी कुशवाहा की नाराजगी और बढ़ी तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। इधर बीजेपी ने अभी अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो तय कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि 6 मौजूदा विधायकों के नाम काट दिए गए हैं। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, 6 नहीं 16, माफी चाहूंगा, 16 विधायकों के, वर्तमान विधायकों की छुट्टी हो जाएगी। और साथ ही जानकारी के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी चुनाव में मौका इस बार मिलेगा। लेकिन इसलिए मिलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी भी रिटायर नहीं हुए। उन्होंने ही एक पारी खेली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 साल के हो गए तो दर्शक दीर्घा में चले जाइए। लेकिन अब खुद 75 के हो गए और वो बैठे हुए हैं, सत्ता पर काबिज हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो उस नियम को उन्होंने तोड़ दिया क्योंकि नियम बनाना भी हमको आता है, तोड़ना भी हम ही को आता है, दोनों काम हम ही को करना है। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी इस बार बिहार में 75 साल से ज्यादा उम्र के उम्मीदवारों को भी उतारेगी। लेकिन इस सारी उठापटक के बीच पप्पू यादव ने जो कहा है वो बिहार चुनाव के असली खेल को उजागर करता है। पप्पू यादव ने एनडीए के सीट शेयरिंग के ऐलान पर कहा है कि नीतीश कुमार साफ हो गए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या ना हो, उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। जेडीयू को उधर खत्म किया जाएगा तो हम स्वागत करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि कल सीट बंटवारा पूरा होते ही पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था और उसके बाद उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उस ट्वीट में पप्पू यादव, लंबा सा ट्वीट लेकिन महत्वपूर्ण, संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा। बीजेपी 101 सीट और बीजेपी की एच टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट
पिछलग्गू 2 टीम को 12 सीटें दी गई, अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 पर। नीतीश जी को फिनिश करने का पूरा अभियान पूरा, अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ। ये बात यहां कल लिख रहे थे, यहां पप्पू यादव ने ये बातें लिखी हैं जब टिकट का बंटवारा हो गया। तो बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, आज चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में असली खेल होना अभी बाकी है। क्या नीतीश कुमार को अपनी उंगलियों पर नचाएगी बीजेपी, या फिर पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार में जो भी हो, लेकिन बिहार में होने वाला है बड़ा उलटफेर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे होने जा रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। देखिए, प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और प्रेम कुमार जी भी पटना उधर बिहार से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी बिहार से जुड़े हुए हैं। आज भी वीडियो देखते हैं, प्रशांत जी का अभी भी अटके हुए हैं, प्रशांत जी की आवाज़ वीडियो स्टिल दिखाई दे रही है। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप तमाम साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, और जरा प्रशांत टंडन जी का नाम भी ठीक कर लीजिए, और दूसरी चीज महत्वपूर्ण कि जरा चेक करें प्रशांत जी को भी कि उनका ऑडियो वीडियो कुछ हम तक पहुंच रहा है कि नहीं। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ हो रहा है बिहार में? अब टिकटों का बंटवारा हो गया, टिकटों का नहीं सीटों का बंटवारा हो गया। इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात चल रही है। जब हम ये बातें कर रहे हैं उधर मुलाकात का दौर चल रहा है। हालांकि लालू यादव और राबड़ी देवी वापस पटना लौट गए हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। नीतीश बाबू और बीजेपी दोनों एक साथ आ गए हैं 101 सीटों पे। नीतीश बाबू की 15 सीटें काट दी गई, बीजेपी ने अपने 9 सीटें काट कर 41 सीटें जोड़ ली। यही माना जाए? प्रेम कुमार जी। जी जी, देखिए, एनडीए का तो अब सब कुछ क्लियर है कि गठबंधन हुआ, उसमें असंतोष भी आए, दिख रहा है, सब पर बातचीत भी चल रही हो रहा है। बिहार में महागठबंधन का जहां तक देखिए, हालांकि दोनों ही तरफ से सारी गतिविधियां दिल्ली शिफ्ट हो गई, और बिहार इन दिनों बेचैन रहा और अब भी बेचैन है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनको बहुत को टेलीफोन से आ रहे हैं कि आपका हो गया है, आप तैयारी कर लीजिए। टेलीफोन पाने के बाद भी किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं कि सूची आ जाती तो अच्छा होता। और बहुत सारे लोग जिनको की टेलीफोन नहीं आया है वो तरह तरह से पता करने में लगे हुए हैं। तो ये हालात दोनों तरफ रहे, लेकिन अब एनडीए की तरफ से कल ऐलान होना है, महागठबंधन का भी मोटे तौर पर लगता है कल ही होगा, और आज राहुल और तेजस्वी की मुलाकात हो रही है। तो ये इस बीच ग्राउंड वर्क हो चुका है, तब मुलाकात हो रही है। और ग्राउंड वर्क में जो बातें फंसती दिख रही थी उसको आरजेडी ने संभाला है। एक तो ये है कि कांग्रेस की सीटें ऑलमोस्ट 60 के आसपास कही जा रही थी, हम तो 58 पहले से बोल रहे हैं कि 58 ही फिगर कांग्रेस के पास होगा। और वो पान समाज वाली पार्टी को कांग्रेस 3 सीट अपनी तरफ से देगी, तो वो 61 में 3 देना चाहती है, 61 में 3, और आरजेडी चाहता है नहीं 58 में 3 आप दीजिए। तो ये भी एक झीझ था, तो वो लगभग क्लियर है, 61 में ही 3 कांग्रेस देगी। और दूसरी तरफ लेफ्ट जो है अपनी ताकत को 30 के आसपास में स्थिर ले जा सका है, 29 के लगभग में बात बनी हुई दिख रही है। और बाकी जो है जेएमएम, मुकेश सहनी या जो भी किसी और को जोड़ना चाहे, तो वो सब मिला करके आरजेडी ने कहा कि 18 सीटें बचती हैं, उसमें अगर कुछ घटता बढ़ता है तो हम अपने कोटे से देख लेंगे। तो ये स्थिति है, मैंने लेफ्ट क्लियर है, कांग्रेस क्लियर है, अब बाकी जो कुनबा है उसको आरजेडी देखेगी, इतना बन चुका है। इसीलिए अब इस पृष्ठभूमि में राहुल और तेजस्वी के बीच में मुलाकात हो रही है, तो ये डन वाला मामला है। और अगले दिन सूची चली जाएगी। आरजेडी के भी लोगों को, कई लोगों को फोन आए हैं, मुझे जानकारी है, और सूची कल तक जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बीच हाँ, राजनीतिक खबरों की बात करें
तो एक बड़ा दांव जो आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव और पूरे परिवार पर जो उनको अदालत में ले जाया गया है, इसको बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। इसलिए कि वो अब ये नारा उछालने जा रही है कि भाई ये क्या नौकरी देंगे, ये तो नौकरी देते हुए आपकी जमीन भी हड़प लेंगे, अपने नाम करा लेंगे। ये नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि भाई तो सारी चीजें अदालत कर रही है, ये बात तो हम लोग सब जानते हैं। और जैसे ही कुछ होता है बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या अदालत पर विश्वास नहीं है, आपको क्या अदालत पर भरोसा नहीं है? भाई अदालत पर ही तो भरोसा डगमगा रहा है। महादेवपुरा के बारे में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्य रख दिए। उस समय भी लोगों ने पूछा कि भाई आप अदालत क्यों नहीं जाते, और आज देख लीजिए अदालत में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला आपके जाइए चुनाव आयोग के ही पास। अरे जिसकी शिकायत करनी है उसी के पास शिकायत लेके जाए। ये बेसिक बात अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा है तो माशाअल्लाह दुनिया की अदालतें देख रही होगी कि हिंदुस्तान की अदालत का क्या क्वालिटी उसकी रह गई है कि जिससे शिकायत है उसी के पास जाने के लिए कहे। यही चीज आप देखिए, ये मामला 2005 से आगे का है तेजस्वी यादव पर ये जो है। अब 3 बातें हैं। एक बात है कि भ्रष्टाचार हुआ, दूसरा है कि आपराधिक साजिश हुई, तीसरा है कि धोखाधड़ी हुई। तो आमतौर पर जब कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी तो शामिल ही होता है। तो लालू प्रसाद यादव जी पर तो 3 मामले हैं, क्योंकि वो मंत्री रहते हुए उन पर ये आरोप लगे थे। लेकिन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उनके ऊपर 120 बी और 420 यही मामले हैं, यानी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी। तो इसके बावजूद लेकिन पूरी पैकेजिंग में बताया जाएगा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब बताइए 2005 में 1989 में पैदा हुआ व्यक्ति बच्चा जो तेजस्वी यादव 2005 में नाबालिग था, तो उस समय कौन सा भ्रष्टाचार कर रहा था? तेजस्वी यादव क्या रेल मंत्री थे, क्या थे? तो क्या एक व्यक्ति मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लालू प्रसाद जी ने किया, गड़बड़ किया, भ्रष्टाचार किया, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो क्या उसके बेटे को भी उसकी सजा दोगे इसलिए कि उसका बेटा है? ये जो चीज है कि ये हमारे न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ, और लेकिन वो चीजें हो रही हैं। इसकी टाइमिंग देख लीजिए, 15 साल से मुकदमा चल रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये चीजें खुली है। और अगली डेट कब है? 10 तारीख की। अब हम जान रहे हैं उस समय क्या हो रहा होगा। 11 तारीख को दूसरे स्टेज का चुनाव हो रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ 11 को, हाँ दूसरे स्टेज का है, चुनाव हो रहा होगा। तो उस समय सरकार बनने की नौबत आएगी, नैतिक और बहुत तरह के सवाल खड़े होंगे, और कुछ एडवर्स फैसला हुआ जिसका कि अंदेशा सबको रहता है, क्योंकि अपोजिशन के मामले में जो भी मामले हैं उन सब पर तुरंत फैसले होते हैं। आप देखेंगे बाकी जो मामले हैं जहां पर सम्राट चौधरी तमाम आरोपों के साथ डिप्टी सीएम की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन पर हत्या का भी मामला है, उन पर फर्जी डिग्री का भी मामला है, उन पर गलत बर्थडे रखने का 3 मामला है, 3 नाम रखने का मामला है, फर्जी नाम, फर्जी जन्मतिथि, फर्जी डिग्री और हत्या का मामला। ये सब डिप्टी सीएम की शोभा बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार बना रहे होंगे उस समय ये बड़ा सवाल लेकर के सामने खड़ा किया जाएगा कि तेजस्वी तो ये है, उन पर तो आरोप है, ये कैसे बन सकते हैं। ये राजनीतिक खेल जो है ये बताता है कि जो बिहार का चुनावी जंग है उसमें बढ़त पर महागठबंधन है और बैकफुट पर एनडीए है, तो वो दूसरे तरीके से फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं बैकफुट को भी बहुत आक्रामक खेल मानता हूँ। बैकफुट कोई खराब खेल नहीं होता है। लोग बोलने में बना देते हैं कि बैकफुट पर खेल रहे हैं मतलब वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, रक्षात्मक खेल रहे हैं। बैकफुट पर एक से एक आक्रामक शॉट लगते हैं, लेकिन बहरहाल मैं बोलने वाली भाषा का ही इस्तेमाल करके ये बात कह रहा हूँ। जी, शेर अटैक करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है फिर अटैक करता है, तो वो बैकफुट पे आता है। क्रिकेट के खेल में भी आप पीछे आते हैं फिर आगे जाके आप मारते हैं तो सीधे छक्का मारते हैं। खैर,
लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि कौन बैकफुट पे है, कौन फ्रंट फुट पे है, इसको थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें। लेकिन यहां क्या ये तुरूप का इक्का निकाल दिया बीजेपी शासित राज्य ने, और बीजेपी शासित इस पूरे देश में जो बीजेपी एनडीए की सरकार है उसने, जब तीनों एक ही परिवार के तीनों आरोपियों को आज कटघरे में खड़ा कर दिया यहां दिल्ली में। इससे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है चुनाव पे, यानी लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को और उनके ऊपर अब मुकदमा चलेगा, और वो भी अगले सप्ताह से रोजाना। इसके क्या मायने देखे जाएं, इसका जैसे आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी जो बातें बता रहे हैं, जरा प्रशांत जी आवाज आ रही है हमारी? जी प्रशांत जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप भी 2-3 दिनों से हैं, ऑलरेडी तीसरा चौथा दिन है आज, क्या कुछ देख रहे हैं बिहार में? पहली बात तो आवाज फिर गई प्रशांत जी, पता नहीं आप कहां हैं, आपकी आवाज ही नहीं आती, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। अररिया में हूं अभी। जी जी, अररिया आप बिल्कुल सीमांचल में हैं और बहुत महत्वपूर्ण जगह पे हैं, और आपसे ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या गुल खिलाने जा रहे हैं। इस बार कुछ वैसा होने जा रहा है क्या 2020 में जैसा उन्होंने किया था? लेकिन आपकी आवाज एक बार और कोशिश करते हैं, आवाज अगर ठीक आए, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोबाइल से, मतलब सिर्फ आपकी आवाज के जरिए भी आपको सुना जाए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आपको जोड़ें, लेकिन प्रशांत जी प्लीज अपनी बात रखिए। जी, पहली बात राजीव जी की 5 महीने आवाज नहीं आ रही। पहली बात की 5 महीने से जजमेंट। प्रशांत जी आप मुझे अब वीओ इस पे आइए, मोबाइल के जरिए आइए, उसके जरिए आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वहां शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है। अब देखिए दोस्तों, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी अररिया में हैं। अररिया ऐसा नहीं है कि बहुत बैकवर्ड ऐसी जगह जहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं, लेकिन अब देखिए इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए प्रशांत टंडन जी की आवाज हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारे ज्ञानेश कुमार जी जो चुनाव का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने दावा किया है कि बिहार के हर एक पोलिंग बूथ पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। महोदय कहां से करेंगे जरा बता दीजिए। अगर शहर में, अररिया शहर में बैठे हुए हमारे साथी, होटल में बैठे हुए हमारे साथी अगर नहीं कर पा रहे हैं, वहां से हम उनकी आवाज नहीं ले पा रहे हैं, वीडियो उनका आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर हमारे साथी, दूसरे साथी प्रेम कुमार जी पटना में बैठे हुए हैं। वहां पटना तो राजधानी है, चलो ठीक है, लेकिन अररिया सीमांचल का एरिया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब जो एरिया है वहां पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, नेटवर्क की इतनी दिक्कत है। कोई बात नहीं, जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। बिहार को कैसे देख रहे हैं आप, उसमें भी ये जो आज मुकदमे वाली बात, इसको यहां पर क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि सुबह से एक मीडिया के एक धड़े को, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसको तो बढ़िया मसाला मिल गया है सुबह से। बिल्कुल आज से ही एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार और खासकर बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं ये लोग आज से ही। धन्यवाद राजीव जी, ये तो पहले से ही बनवा रहे हैं लोग। सवाल यह है कि जो ये मामला है ये आज का मामला तो है नहीं, और ये एफआईआर कब दर्ज हुई है? उस घटना के कई सालों के बाद, 2017 में सरकार के सत्ता में आने के बाद, और आप इसकी जांच करवा रहे थे। यह पिछले कई महीनों से सम्मानित अदालत में ये फैसला सुरक्षित था। प्रोसिक्यूशन की पैरवी पर निर्भर करता है बहुत कुछ जब अदालतें आदेश देती। जब इसकी जांच हो रही थी, आप इसके नियमित रूप से जांच करते और न्यायालय में आप आरोप पत्र दाखिल करते, मुकदमा चलाते, लेकिन आप इंतजार करते रहते हैं कि चुनाव का। बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, जो 2020 में आरजेडी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिन लोगों ने बनाया था, उनके लिए घटनाक्रम कोई नया नहीं है। वो इन सभी तथ्यों से परिचित है और वो भी जानते हैं कि लालू यादव के खिलाफ यह किस तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा रहा, जिसको वो कहते रहे हमेशा से। और सरकार भी, अगर सरकार इस कथित भ्रष्टाचार के लिए दोषियों को दंडित ही करना चाहती थी तो 2014 से सरकार सत्ता में है।
लेकिन इसने FIR करवाया 2017 में, और 2017 से लेकर के आज हम 25 के खत्म होने की बात कर रहे हैं, 8 साल हो गए, 8वें साल जाकर के तय हो रहा है कि मुकदमा चलेगा। ये किस बात का संकेत है? यह इस बात का संकेत तो है नहीं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मैं नहीं मानता, आरजेडी समर्थकों से बातचीत करने के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह इस घटनाक्रम से उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बदल जाएगा, वह ऐसा मुझे नहीं लगता। और इस संदर्भ में भी नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के नेताओं, अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जो आरोप लगे हैं करोड़ों रुपए अरबों रुपए के घोटाले के, उस पर मौन है, उस पर जांच कराने की बात भी नहीं कर रही है, उनका इस्तीफा ही नहीं मांग रही है, उनको पद से भी नहीं हटा रही है। तो एक तरफ अपने नेताओं के खिलाफ लगने वाले आरोपों पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और अभी अदालती मसले, अदालत में जो मामला है, जांच एजेंसियों के पास जो मामला है, उसकी आप नियमित जांच नहीं कराते। आप इंतजार करते रहते हैं कि जब चुनाव होगा तब आप इसमें ऐसे मामलों को खोलेंगे। तो इससे पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ बनता नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लाभ एनडीए को मिल जाएगा। जी, आज की जो स्थिति है, जो टिकट बंटवारे का या टिकट सीट शेयरिंग का जो मसला है, ये बिल्कुल सही है कि हाशिए पे चले गए हैं नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर नहीं लड़ रही है। जिस पार्टी का, माने लोजपा का एक सांसद, एक विधायक जीता था, वो भी बाद में चला गया था बीजेपी में। आज वो उसको आप 29 सीट दे रहे हैं इस बिना पर। अब और जाकर के स्पष्ट हो जाएगा जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी। लोगों का यह मानना है कि इन 29 सीटों पर बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कहने के लिए लोजपा की सीट होगी, पार्टी के नेतागण जो उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के होंगे। जो उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीटें दिया, हमको मांझी साहब को 6 सीटें दी, मांझी साहब अभी भी संतुष्ट हैं। चिराग पासवान में 40 सीटें मांग रहे थे, 29 पे आके अटके, लेकिन ये सब के सब सीटें बीजेपी की हैं। तो जो बात कही मनोज झा ने वो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस और जनता दल यूनाइटेड है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि वह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बिहार में, वह अपने इस एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई दिखती है। लेकिन अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन की बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी विश्वसनीयता, बहुत बड़ा जनाधार, क्राउड पुलिंग नीतीश कुमार का चेहरा है। लोगों को के बीच में जब यह संदेश जाता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं या उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही हैं, तो वह एनडीए के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि एनडीए अगर बीजेपी को अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों रखते? और बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी की सफलता कितनी रही है बिहार में, ये भी आप देख लीजिए। तो नीतीश कुमार की घटता हुआ राजनीतिक कद, 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, घटता हुआ उनका जनाधार, घटती हुई उनकी क्रेडिबिलिटी, यह एक अलग तरह का एंटी इनकम्बेंसी तैयार करता है। और दूसरी तरफ ये जो राजनीतिक संदेश है सीट शेयरिंग के आधार पर, वह इस घटती हुई लोकप्रियता को और विस्तार देता है। मेरा अपना मानना यह है कि वो मतदाता जो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार करते हुए एनडीए गठबंधन के साथ जाते रहे हैं, उनमें निराशा होगी और वो या तो प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। आज के न्यायालयी आदेश से आरजेडी की संभावनाओं के ऊपर तो शरापात हो जाएगा, या इन आरोपों के बीच ही 2020 के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी आरजेडी। ऐसा थोड़ा था कि ये उस चुनाव के 2017 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था, उसके 3 साल के बाद चुनाव हुआ 2020 में। खूब प्रचार किया था बीजेपी और आरजेडी के लोगों ने उसे FIR के बाद ही कि जेडीयू और बीजेपी के लोगों ने लालू यादव के खिलाफ, उस दौर में भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया उसको। और ये जो सवाल ये भी है कि तेजस्वी, जिस समय का मुकदमा है, तेजस्वी यादव नाबालिग थे उस समय, 2005 या 2006 का में ये मामला बताया जाता है, और आप उसको आप लेके चले आए कहने साहब तेजस्वी यादव भी आरोपी है। ठीक है, मामला अदालत में, अदालत उसको सुनेगी। इस तरह के, अब सवाल इस बात का है ना कि इस तरह के आरोप चुनाव के मौके पर जब लगते हैं तो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।
वह इस बात की श्रेणी में नहीं आता कि आपको ये भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं। और उत्पीड़न का परसेप्शन वह आरजेडी को मजबूत करता है। आरजेडी अपने खोए हुए जनाधार को इसलिए लगातार पाती जा रही है कि तमाम तरह के आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद इस परसेप्शन को खत्म नहीं कर पाए कि लालू यादव के खिलाफ एक उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है। उन्हीं आरोपों में, जिन आरोपों में उनकी सजा हुई, जेल गए, सदस्यता गई, चुनाव लड़ने से घोषित किए गए, इसी तरह के आरोपों में तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ जांच तक नहीं। यह आरजेडी के लोग ये परसेप्शन बनाने में सफल रहे, इसलिए उनका मतदाता उनके पास आ रहा है। तो मेरा अपना मानना यह है कि एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला नीतीश कुमार के कमजोर होते जाने का बनता हुआ परसेप्शन, लालू यादव के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई, एक जो वहां का राजनीतिक परिदृश्य बनता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और जेडीयू के नेतृत्व वाला जो एनडीए है उसकी स्थिति कमजोर दिखती है। वह राजनीतिक एजेंडा नहीं बना पा रही है कि उसको दोबारा सत्ता दी जाए, वह अपने उपलब्धियों के आधार पर दोबारा सत्ता में आ जाए। दूसरी तरफ जो इंडिया दल समूह है वह अपने मतदाताओं को मुद्दों के आधार पर, राजनीतिक समीकरणों के आधार पर और अपने उत्पीड़न को आधार लेकर के अब लोगों के बीच में परसेप्शन बनाने में काफी हद तक सफल है कि वह एक वैकल्पिक सरकार बनने की स्थिति में है और जो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। प्रशांत जी को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं, एक तरफ आज एक नया पिटारा इन्होंने खोला है जिसमें एक ही परिवार के लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों को आज उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। अभी दोषी करार नहीं हुए हैं, लेकिन इतना है कि केस जो है वो उस दिशा में ले जाने की कोशिश जरूर है। और इसका कितना फ़ायदा मिल सकता है एनडीए को और कितना नुकसान हो सकता है यहाँ आरजेडी को या इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, या कोई नुकसान नहीं होगा, कैसे देखा जाए? अनम्यूट कीजिए प्लीज। राजीव जी, इसका उल्टा भी हो सकता है कि लोगों की सहानुभूति आरजेडी के साथ जाए, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी की तरफ जाए। उल्टा पासा भी पड़ सकता है। बीजेपी को यह बात सोचनी चाहिए। यहाँ जो चर्चा हमारे साथियों ने की उसमें सारी बातें लगभग पहले से तयशुदा है। बीजेपी जानती है, बीजेपी अपनी एजेंसियों को इसी तरह चलाती है कि चुनाव के पहले वे कोर्ट में जाएं, कोर्ट में सक्रिय हों और इस तरह के मुद्दे उठाएं जिससे कि विपक्ष को नुकसान हो। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। वरना आप देखिए लगभग 1.5 दशक बाद इस तरह की केस को लाने की अब क्यों सक्रिय हुआ ये केस, ये बात सबको समझ में आ रही है। एक और चीज है, इस चुनाव में जन स्वराज पार्टी जो बीजेपी की एक छुपी हुई एजेंसी की तरह काम कर रही है, उससे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो काम पीके अब तक खुल के कर रहे थे, अब वो छुपेआम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अब वो पैसे लेके काम कर रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनका काम करने का तरीका बदल गया। तो मुझे लगता है कि वो भी एक एजेंसी है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस चुनाव में कई सारे बहुत लोकल फैक्टर भी हैं, जैसे कि पवन सिंह और उनकी पत्नी का जो झगड़ा हुआ, भोजपुरी स्टार, उसका फर्क भी पड़ेगा। आरएसएस की भूमिका क्या रहती है, इसका फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो बातें कही वो पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की बगावत का क्या होगा, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। तो बहुत सारी नई बातें भी इसमें हैं। लेकिन जो मुख्य बात जिस पे चर्चा आपने की शुरू में, कि ये चुनाव में बीजेपी और आरजेडी की सीटें 101 नहीं है, ये बात भी खुलकर सामने आई। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने कई नेताओं को, किसी को शिवसेना से, किसी को शिंदे की शिवसेना से प्लांट किया और वे लोग लड़े। जैसे नाना चुडासमा की बेटी शाइना एनसी, उन्हें वो बीजेपी में थी लेकिन वो शिवसेना की तरफ से लड़ी। चुनाव के ठीक पहले वो शिवसेना में गए और शिवसेना से टिकट लिया। तो बीजेपी ने इस तरह बिहार में भी किया ही होगा।
एक एक सीट के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी की परंपरा है वो इसी तरह के हथकंडे अपनाती रही है कि चुनाव में जो सहयोगी दलों में अपने लोगों को प्लांट करना, यह बीजेपी को एक की रणनीति रही है। सीट शेयरिंग का जो गुप्त खेल है जो जिसकी बात आप कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जातिगत समीकरण और बैक चैनल डील जो की गई है, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर जो बातें की है, क्या उनको फायदा मिलेगा, मुस्लिम वोटों को बंटवारा करने के लिए आरजेडी और AIMIM और आवाज आपकी चली गई जी आगे ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो पैसे और शराब का खेल भी बिहार में बहुत तेजी से चलता है, जिससे नीतीश का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है वो क्या है ये पता नहीं। और प्रशांत किशोर की फंडिंग और उनके संगठन में क्या क्या होगा, प्रशांत किशोर जिस तरीके से पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, पहले वो काम खुलकर आंकड़ों के जरिए एक क्या कहना चाहिए पार्टी के तरफ से करते थे, अब वो खुद एक पार्टी बनकर मैदान में आ गए और वे जो तथ्य बटोर रहे हैं, जो मदद बीजेपी की कर रहे हैं, वो निश्चित ही उनके लिए फायदे का सौदा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इस चुनाव में जो अंतर्लहर चल रही है, ऊपर अंदर अंदर जो लहरें चल रही है, उसकी ओर किसी का ध्यान जा नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी के बारे में लोगों के मन में जो धारणाएं थी वो वहां की सभाओं में लोगों से बात करके साफ देखी जा सकती है। अब बीजेपी के साथ चुनाव आयोग है ही, दूसरी गतिविधि, दूसरे लोग भी हैं, दूसरे संगठन भी हैं, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं, उनमें भी कुछ संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी की तरफ से काम कर रही है। तो ये सब बातें छुपी हुई नहीं है, सब लोग जानकर बिहार के मतदाताएं बहुत जागरूक हैं। मुझे लगता है कि निश्चित ही वे कोई बड़ा फैसला इस चुनाव में करेंगे। जी 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 बिल्कुल, बिहार के मतदाता जागरूक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां दल बल और धन बल सब कुछ है बीजेपी के साथ, और बीजेपी क्या गुल खिलाएगी। अदालत से आज पैगाम था कि ये तीनों, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों पहुंचे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, और वहां पर इन्हें अब आगे की सुनवाइयों से 2-4 होना पड़ेगा और रोजाना सुनवाई होगी। लेकिन इसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव पे, ये भी समझेंगे हम। हालांकि एक धड़ा चाहे मीडिया का हो या पॉलिटिक्स का हो, वो ऑलरेडी अपनी सत्ता बना चुका है। यानी फिर से नीतीश बाबू उस कुर्सी पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये तो बाद की बात है। और जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि पलटी मार देंगे, ये भी देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी को क्या वो सुख नसीब होगा जब वो अपना मुख्यमंत्री वहां बैठाएगी, या उससे पहले खेल जो है वो चौपट कर चुके हैं तेजस्वी यादव ये घोषणा करके कि हर घर में एक रोजगार पक्का। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी देखिए, अगर चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से होता है तो तेजस्वी यादव की घोषणा काफी मायने रखती है। वो काफी ज्यादा एज ले चुके हैं, और इसीलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और ठीक से चुनाव के बीच में मुकदमे का शुरू होना और चार्जेस फ्रेम किया जाना, ये बताता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि सब लगातार इस पर सुनवाई होगी, यानी 10-12 दिन जो है उस चुनाव के बीच में मुद्दा जो है वो कोर्ट से बनाया जाएगा। तो ये राजीव जी, मनोज झा ने एक दिन में ट्वीट किया था कि अगर अदालतें जो है इस तरीके से टूल बनने लग जाए तो ये काफी ज्यादा दुखद होता है। और आपको याद होगा राजीव जी कि कई मसलों में जस्टिस गवई जो है वो ईडी को फटकार लगा चुके हैं कि आप जो है वो एक एजेंसी है, आप क्यों टूल बनते हैं किसी भी राजनीतिक दल का। और मतलब जबरदस्त फटकार लगाई उन्होंने ईडी को कि आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, और आप लोग जो है वो इस मसले को जाकर, पॉलिटिकल मसला है, राजनीति के क्षेत्र में इसको निपटाइए, और यहाँ आप मतलब एक पार्टी के कार्यकर्ता बनकर मत कीजिए। इस तरीके से उन्होंने फटकार लगाई। तो अब राजीव जी, ईडी को तो फटकार लगा दी, लेकिन अदालतों को कौन फटकार लगाएगा? सवाल तो ये है कि अदालतों को कौन फटकार लगाएगा। अदालत को नहीं मालूम है कि चुनाव होने जा रहा है, अदालत को भी मालूम है ना। 8 घंटे तक, 8 साल तक आप मामला लटकाए रहे, 5 महीना आपने लगा दिया सब रिजर्व रखकर, 5 महीने आप रिजर्व रखा रहा मामले को, और अब आप जो है बता रहे हैं कि चार्ज फ्रेम कर दिएगा और अब हम रोज सुनवाई करेंगे।
अब इतनी जल्दी में आ गए आप कि आपको रोज सुनवाई करनी है, वरना 5 महीने तक जो थे आप उसको दबा के बैठे रहे। तो इन अदालतों में भी राजीव जी सवाल बनेगा, भाई अगर ऐसा ही करना है तो जज साहब किसी पार्टी में शामिल हो जाए, किसने रोका है? बहुत से जज शामिल होते रहे। अभिजीत गांगुली जो हैं वो तो हाई कोर्ट के जज थे, और जब जज की सीट पर बैठे ही बैठे उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं तो चुनाव लूंगा और जा रहा हूँ इस्तीफा देकर। तो जज साहब करें ऐसा, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। तो मुझे लगता है राजीव जी कि अब जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, अदालतों पर भी दबाव बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, और अदालतें भी अब टूल के तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ये साफ समझ में आ रहा है। अब इस टूल किट में क्या क्या चीजें शामिल है राजीव जी, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस टूल किट की पोल पट्टी खुल चुकी है। और राजीव जी ये पूरा मुकदमा का चलेगा भी और उस पर रोज बहस भी होगी, तो ये मीडिया पे तो चर्चा होगी इसकी, साहब आज ये दलील दी गई, आज ये दलील दी गई, आज इसका ये जवाब आया, ये जज साहब ने सवाल पूछ लिया, जज साहब ने ऐसे फटकार लगा दी, ये सारी चीजें आती रहेंगी, लेकिन उसका जनता पे कोई असर होने वाला नहीं है। और राजीव जी इस मामले को लेकर तो खुद जो है हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं वो कह चुके हैं कि ये सब फर्जी मामले हैं और ये दबाव बनाने के लिए है, यही कहा था नीतीश कुमार ने। तो अब नीतीश कुमार जो कह चुके हैं कि सब फर्जी मामले हैं और दबाव बनाने के लिए है, तो नीतीश कुमार भी इस पर क्या बात करेंगे? बीजेपी बात करेगी तो बीजेपी का सबको मालूम है कि बीजेपी के मसले क्या हैं, किस तरीके से हैं, और किस तरीके से अदालतों के दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। तो इसलिए ये तो कोई मसला राजीव जी नहीं बनना है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के बीच आपस में मनमुटाव है राजीव जी, और वो खुलकर सड़क पर आ रहा है, तो अब ये देखना होगा कि ये कितना जो है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि एलजेपी को, यानी चिराग पासवान को, और रालोमो जो उनकी कुशवाहा जी की, मांझी जी की जो हम है, उसको सीटें तो दे दी गई हैं, लेकिन इन सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। तो अब ये होगा राजीव जी का प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, सिंबल सिर्फ उनका होगा, तो वो लोग क्यों, किस तरीके से मदद करेंगे, उनका कार्यकर्ता क्यों मदद करेगा जब आपने उसके सिंबल पे तो दे दिया लेकिन विधायक उनका है ही नहीं जी। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि अंदरूनी काफी चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर होंगी, और इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को निपटने पड़ेंगे। और एक चीज साफ है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को निपटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाएगी, इतना तो निपटाना तय है। बाकी जो बचे हैं वो कौन किसको निपटाता है राजीव जी, ये चुनाव थोड़ा सा खुलने दीजिए, चीजें स्पष्ट होने लग जाएगी। चीजें कितनी स्पष्ट होंगी, कितनी साफ होंगी, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे कि क्या सचमुच भाजपा और जेडीयू दोनों एक दूसरे को निपटाने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि क्या यहां विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को घेरने में कामयाब हो पाएगा एनडीए, ये भी बड़ा सवाल है। जरा एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास दोबारा आना चाहता हूं, और क्या कुछ खबरें हैं प्रेम कुमार जी, अगर जब से यहां तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है, क्या सचमुच वो काउंटर कर पाए हैं महिलाओं को जो पैसे दिए गए 10,000 रुपए 1,21,00,000 महिलाओं को, उसका कितना असर, और तेजस्वी यादव की इस घोषणा का कितना असर, और इन सब में आज जो इनकी पेशी हुई है इसका कितना असर है? ये राजीव जी जो कैश बटे हैं 10,000 रुपए महिलाओं को, वो तो तुरंत लोगों को फायदा कर गया है, तुरंत उसका लाभ मिला है। तो इसका जो फायदा सरकार को मिलना चाहिए वातावरण में, आबो हवा में, वो मिल रहा है, इसको कोई काट भी नहीं सकता। और दूसरी बात है कि अब इस पर ये बहुत अच्छी रणनीति तेजस्वी यादव ने बनाई कि बहस इस बात पर की जाए कि 10,000 दिया, चुनाव के समय क्यों दिया, इन बातों पर बात करें, या फिर एक नई लकीर खींचे। तो उन्होंने हर घर में नौकरी की बात करके एक नई लकीर खींचने की कोशिश की, तो फायदा जनता का दोनों से होगा। चाहे जेडीयू की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पैसे दिए, वो भी जिनको जनता का पैसा जनता को जा रहा है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है चुनाव है ताकि उससे वोट लिया जा सके। लेकिन एक सरकार, एक अपोजिशन जो सत्ता में नहीं है और सत्ता में आना चाहता है और पॉलिसी डिसीजन ले रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हर घर में नौकरी देंगे,
तो उस पर काउंटर इसी रूप में हो रहा है कि ये जो पैसा कहाँ से आएगा, हर घर नौकरी का मतलब क्या है, 1-1.5 करोड़ नौकरी देंगे क्या, कहाँ से नौकरी लाएंगे, उसमें आरक्षण होगा कि नहीं होगा, कि सबको नौकरी होगी, बहुत तरह के सवाल खड़े करके उस बात को एक फरमाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि चर्चा में दोनों विषय हैं, दोनों विषय जनता के बीच चर्चा में है और दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी बात को समझा रहे हैं। इम्पैक्ट दोनों मुद्दों का होगा, क्योंकि आप युवाओं से अगर बात करते हैं तो युवा रोजगार को लेकर के बहुत बेचैन है। यो रोजगार की उनका थोड़ा सा आश्वासन भी उनको बहुत उम्मीद जगाता है। तो हमें लगता है कि युवा वर्ग जो है वो तेजस्वी के कहने से, तेजस्वी के आश्वासन से जरूर प्रभाव में आएगा और आ रहा है। लेकिन जो महिला वर्ग है जिसको कि पॉकेट में पैसे गए हैं, उसको भी चूंकि नीतीश कुमार के बारे में धारणा है कि उनको महिलाओं का वोट मिलता है और इस बार चूंकि शराब नीति बैकफायर कर रही है, बीते समय में जो भी हुआ है, तो महिलाओं का विश्वास टूटा है। तो उस विश्वास को रीस्टोर करने के लिए उन्होंने 10,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखा और उसको लागू किया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि दोनों ने अपने अपने प्रयास वोट बैंक को बनाने और बचाने के लिए कर रखे हैं और इम्पैक्ट को मापने का कोई यंत्र नहीं है। हम आबो हवा जरूर बता सकते हैं कि युवा तेजस्वी से उम्मीद लगाए बैठे हैं और महिलाएं भी खुश हैं ये इस डिसीजन से। जी, महिलाएं खुश नजर आ रही हैं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, कैसे आप देखते हैं अगर इस ओवरऑल, अब चूंकि कल परसों में इधर से भी इंडिया गठबंधन से भी प्रत्याशियों की घोषणा होना शुरू हो जाएगी और अभी से थोड़ी देर बाद ये खबर भी आ जाएगी कि लगभग कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ने वाली है, कौन सी पार्टी। और लेकिन क्या यहाँ एनडीए ने बाजी मार ली है 101 सीटों के, यानी अपनी घोषणा करके, और या यहाँ पर पहले एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग की घोषणा करने के बाद अगर पहले कर दिया तो फिर इसका फायदा उधर दूसरे दल को, गठबंधन को होने जा रहा है। कैसे देखा जाए सीट शेयरिंग को चुनाव से पहले की तैयारियों में, कैसे आप देखते हैं? कर रहे थे गोपाल जी फोन। सुनील शुक्ला जी, सीट शेयरिंग की घोषणा करके आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने महागठबंधन के पहले निर्णय ले लिया, लेकिन सीट शेयरिंग का जो निर्णय है वह एनडीए के पक्ष में नहीं गया। वहां जो यह परसेप्शन बन रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को या नीतीश कुमार जी को हाशिए पर डाला जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड का मतलब जनता दल संगठन में, अगर जनता दल यूनाइटेड संगठन में अगर नीतीश कुमार नहीं है, माइनस नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड को ताकत नहीं है। जो जन समर्थन है, जो राजनीतिक ताकत है, वो नीतीश कुमार जी की। और अगर आप नीतीश कुमार के बारे में यह परसेप्शन बनने लगा बिहार राज्य में कि उनको हाशिए पर डाला जा रहा है और वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फिर ये एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित होगा। अगर ये जो महागठबंधन की का पॉलिटिकल नैरेटिव मनोज झा साहब बनाते हुए दिखाई पड़े कि अब जनता दल यूनाइटेड को किनारे कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हो, यह राजनीतिक संदेश यह एनडीए के पक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत पर एनडीए सत्ता में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकता है, कि क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन का या राजनीतिक ताकत के जो फार्मूले हैं वो बिहार में लागू नहीं होते। दोनों के दोनों सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद, यह बिहार राज्य में भारतीय जनता पार्टी आजमा नहीं पाई कभी भी। लोगों ने आप लोग बार बार कहते हैं कि 2014 के चुनाव में तो लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, तो उस समय कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं थी, पूरे देश में लोगों ने वोट दिया। उस समय विकास का वादा था, इंडिया ने विकास का वादा किया, मोदी जी ने डेवलपमेंट की बात कही, प्रोग्रेस की बात कही। एक बार भी लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा एनसीआर है और हिंदुत्व है या संविधान में संशोधन है या देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। ये बातें बाद में शुरू हुई, इससे 2014 में आपको जन समर्थन मिला और सबके सभी सीटें आप जीत ली।
लेकिन 2014 के बाद से 19 और 24 में प्रोसेस बदलने लगा और 24 आते आते 2020 के चुनाव में ये स्थिति साफ हो गई कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई। माले को व्यापक जन समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को भी कई इलाकों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 100% तो सीटें जीत के ले जा रहे हैं। तो ये सवाल इस बात का है कि आप जिस अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल एजेंडा बिहार स्वीकार नहीं करना। नीतीश कुमार के सुशासन के कारण से एनडीए को समर्थन मिल रहा है, लोग उनके साथ जा रहे हैं। वह सुशासन की जो क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार जी ने खो दिया। आज ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पे है बिहार में, कोई इसको कंडेम नहीं कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड भी इसमें से चुपचाप मौन है और भारतीय जनता पार्टी भी मौन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना नेतृत्व नहीं है। किस लीडर के भरोसे आप बिहार के लोग आपको स्वीकार कर लेंगे? नीतीश कुमार के भरोसे बीजेपी को इसकी स्वीकृति थी और जिन तीनों मुद्दों को नीतीश कुमार जी बड़ी चुनौतीपूर्वक अपनी बात कहते थे, उन तीनों मुद्दों पर उन्होंने समझौता कर लिया। चाहे वो क्राइम का विषय हो, चाहे वो कास्ट का विषय हो और चाहे वो कम्युनलिज्म का विषय हो या करप्शन का विषय हो। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म इन्हीं की बात करते थे। वो तीनों पर आज लोगों के बीच में समझौता करते हुए नजर आते हैं और इन तीनों के मुद्दों पर, इन तीनों के से जुड़े हुए आरोपों पर चुपचाप मौन है। तो अब सवाल इस बात का है कि आप सीट शेयरिंग तो कर लिए, लेकिन इस सीट शेयरिंग से यह संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। कमजोर होते हुए नीतीश कुमार बिहार को स्वीकार नहीं हो सकते, ये संभव ही नहीं है। अब एनडीए को लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। महागठबंधन और मेरा अपना मानना, आपने जो बात कही थी कि जो फ्रीबीज दिए गए नीतीश सरकार के द्वारा, मेरी अपनी समझ है कि नौकरी का आश्वासन तात्कालिक आर्थिक लाभ की तुलना में ज्यादा असर डालता है। अगर और आप इसको बिहार राज्य में देख भी सकते हैं। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात कही थी। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजगार हमारी प्राथमिकता होगी और हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसका फायदा उनको मिला और बड़े पैमाने पर जो लोग आरजेडी से नाराज भी रहते थे, मुझे याद है 2005 के चुनाव में व्यापक विरोध था आरजेडी का, लेकिन जब नौकरी की बात आ गई और नीतीश की सरकार के ऊपर जो सुशासन की बात होती थी वो कमजोर पड़ने लगा, लोग आरजेडी को स्वीकार किए। अब एक बात जो बात कही जा रही है प्रशांत किशोर, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन प्रशांत किशोर का असर यह होगा कि वो सरकार बना लेंगे या एनडीए और आरजेडी की महागठबंधन की तुलना में सीटों की इतनी संख्या उनके पास आ जाएगी कि वह किंग मेकर की भूमिका बनाएंगे। ऐसा दूर दूर तक नहीं है। मैं इस आधार पर इस बात को कहता हूं कि आखिर उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी तैयार की है। निश्चित रूप से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप एक चुनावी माहौल बनाया है, लेकिन उनको वोट कौन देने जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक जो है वो टूट के चला जाएगा उनको वोट देने के लिए? क्या वो महागठबंधन में माले आरजेडी के समर्थक टूट के चले जाएंगे उनको वोट देने के लिए? कौन जाएगा? हाँ, ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो फ्लोटिंग मतदाता है, जो सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर, गवर्नेंस के आधार पर निर्णय लेता है, उन वोटों में बंटवारे की संभावना हो सकती है। और वो वोट टोटल का अगर बंटवारा नहीं होता तो पूरा का पूरा वह इंडिया दल समूह को मिलता है। जो लोग परिवर्तन की बात पूरे राज्य में है, अब एक परिवर्तन करने में सक्षम कौन है? जनसुराज है या महागठबंधन है? आरजेडी है, कांग्रेस है, माले है या प्रशांत किशोर जी? बड़ा सवाल है। और कम से कम ये मेरी अपनी समझ ये है कि जो लोग, जिस बिहार के लोग एमआईएम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, एक सीमांचल के इलाके में जहां 4 सीटें जीत करके ले आए, वहां के लोगों से बात किया कहते कि नहीं हम यूनाइटेड है, हमारे बीच में कोई विभाजन नहीं है, हम कंसोलिडेट हैं और बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त मतदान करें, कोई भी किसी समूह का व्यक्ति हो। तो वो कौन सा कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है जो प्रशांत किशोर जी ने तैयार कर लिया, जो इस संकल्प के साथ आ रही है कि मुझको प्रशांत किशोर को जिताना है, उनको सत्ता में लाना? कौन सा समूह है वो तो कोई समूह नहीं दिखाई पड़ता। तो मेरा अपना मानना यह है कि सीट शेयरिंग के निर्णय के बाद बिहार में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस एजेंडे को लागू करना चाहती है कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और यह संदेश एनडीए के पक्ष में नहीं जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नाराजगी मैं देखता हूं।
भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति को कामयाब होते हुए मैं नहीं देखता बिहार में। मैं ये देखता हूं कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्रभावी है और वह एंटी इनकम्बेंसी आप रुपया बांट करके कमजोर नहीं कर सकते। इस फ्री बीज की तुलना में तेजस्वी यादव ने रोजगार का आश्वासन देकर के एक बड़ी लकीर खींची है। 2020 में इस आश्वासन ने भी उसका राजनीतिक प्रभाव हुआ था और मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव में भी यह प्रभावी होगा। वह इसलिए भी इसको मानता हूं कि नौकरी के सवाल पर एनडीए पूरी तरह से मौन है, तो कोई बात नहीं है। और नौकरी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। आप जहां पे केवल 2.5% लोगों के पास सरकारी नौकरी, वहां पे लोगों के पास ये है कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी केवल एक आर्थिक माध्यम ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा है और एक निरंतर परिवार को आगे बढ़ने के लिए भी एक मजबूत आधार है। सरकारी नौकरियों के प्रति बिहार में इसलिए आग्रह है कि यहाँ कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है जिससे वहां के लोगों को नौकरी मिल जाए। खेती किसानी भी बहुत फायदे की चीज नहीं है, छोटी छोटी जोत है वहां पर, इसलिए हो सकता है कि कृषि पे आधारित लोग, इसलिए उस इलाके में सरकारी नौकरी का आग्रह है। और सरकारी नौकरी न मिलने पर पलायन की स्थिति बनती है। तो अगर आप रोजगार का आश्वासन देते हैं तो लोगों को एक आप पलायन के मुद्दे को भी संबोधित करते हुए दिखाई पड़ते हैं और रोजगार के मुद्दे को भी संबोधित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दे को भी आप संबोधित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन सभी मुद्दों पर बीजेपी मौन है, एनडीए मौन। तो जल्दी निर्णय कर लेने से सीट शेयरिंग से कोई एनडीए को फायदा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, अगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई तनाव की स्थिति बनेगी, वो उनके पक्ष में नहीं जाएगा जी। उनको भी अपने आप को संगठित बने रहने का एक संदेश बिहार की जनता को देना होगा। और अभी तक कम से कम किसी टकरार या मतभेद या एक दूसरे से अलग होने का कोई राजनीतिक संदेश महागठबंधन देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अब तक महागठबंधन एक सशक्त गठबंधन के रूप में लोगों के बीच में संदेश देते हुए कामयाब रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं बिहार के संदर्भ में हम बात तो कर ही रहे हैं और उसमें भी अगर इधर नरेंद्र मोदी की केंद्र की सत्ता की बात करें तो वैसे में ये जो एनडीए गठबंधन के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें क्या मोदी जी ने अपनी कुर्सी का भी ख्याल रखा है? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चिराग पासवान को 29 सीटें देना, क्या यह वो डर है? जी राजीव जी, जिस तरीके से चिराग पासवान को हनुमान बनाकर पेश किया जा रहा है और चिराग पासवान जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है उस पार्टी को बीजेपी ने 29 सीटें दी है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को लगता है कि ये एक अलग हमारी गोटी हो सकती है, हमारा मोहरा हो सकता है। तो चिराग पासवान को बीजेपी अपना मोहरा बनाना चाहती, खासकर मोदी। और बीजेपी की चिंता यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता एनडीए की हाथ से चली जाए। उनकी लालच, महत्वाकांक्षा तो यही है कि बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बने, ये उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन ये पूरी होती हुई नहीं दिख रही। दूसरी बात है कि बीजेपी इस बात के लिए बहुत कोशिश कर रही है कि बिहार का चुनाव पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा अगले लोकसभा चुनाव में और अगले वर्ष होने वाले विधानसभाओं के चुनाव में जो होने वाले हैं कुछ राज्यों में। तो उसको देखते हुए बिहार में बीजेपी की जान अटकी हुई है। आप याद कीजिए मोदी जी किस तरह बिहार में जाते हैं, चुनाव के ठीक पहले मेट्रो का उद्घाटन होता है, बार बार वो घोषणाएं करते हैं विकास के नाम पर, अलग अलग चीजों की जो विकास कहीं दिखता नहीं, विकास बेचारा भटक गया है किसी गली कूचे में, कहाँ है पता नहीं। लेकिन बीजेपी की खूबी यह है कि वो लगातार कोशिश करती रहती है। और अब आप देखिए कई जो पिछले दिनों जो भी चुनावी सर्वे आए, उन सर्वे का नतीजा क्या है, वो एक तरफा बीजेपी की या एनडीए की जीत दिखा रहा है। क्योंकि ये सारे अधिकांश सर्वे जो बीजेपी करवाती है या चुनाव के पहले होते हैं वो बीजेपी की शाह पर होते हैं, एनडीए की शाह पर होते हैं। तो ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। बिहार के चुनाव में लालू यादव एक ऐसे सिक्के हैं जो अपनी एक्सपायरी डेट पे पहुंच चुके हैं। उनकी राजनीति अब अपनी चरम पर है, उनकी राजनीति अब लंबी चलेगी
ये वो खुद भी विश्वास नहीं करते हुए कि आगे वो राजनीति कर पाएंगे। लेकिन कुर्सी छोड़ने का मोह, कुर्सी त्यागने की हिम्मत उनमें नहीं है, कुर्सी का मोह अब भी बना हुआ है। और उन्हें लगता है कि जब तक मैं चलूं, चाहे सबसे बड़ी पार्टी रहूं, दूसरे नंबर की पार्टी रहूं, तीसरे नंबर की पार्टी रहूं, तो अब कई तो लतीफे चल पड़े हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये चुनाव, इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार किस पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात देखने वाली बात होगी। तो बड़े मजेदार प्रसंग है ये। लेकिन जिस तरह से लगातार एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है बिहार में, बिहार के लोगों में, यहाँ मध्य प्रदेश के जो लोग बिहार में रहते हैं, आते जाते हैं, हमारी उनसे मुलाकात होती है, बात होती है कि बिहार में बदलाव अवश्यंभावी है। जिस तरीके से बदलाव की बात तेजस्वी यादव करते हैं और युवा वर्ग जिस तरह तेजस्वी यादव के पीछे है, उतने युवक ना तो नीतीश कुमार के पीछे है, ना चिराग पासवान के बारे में भी वो अगले मौसम में क्या करार है। तो बिहार के चुनाव में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और बिहार में क्या होता है, सबसे दिलचस्प प्रसंग लोगों को लगता है कि किस तरह प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ते हैं या बनाते हैं, इसमें लोगों की रुचि है। बिहार की राजनीति में बिहार के नेताओं की रुचि बिहार के विकास में होती तो बिहार आज इस स्थिति में नहीं होता। और ले देकर प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं वो धीरे धीरे इस तरह से पेश की जाती है जिससे मोदी को कहीं ना कहीं फायदा हो, बीजेपी को फायदा हो राजनीति। जी अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात, उनकी कुर्सी की बात को अगर देखा जाए तो एक भी सीट नहीं लाने वाले, एक भी सीट पर विधायक नहीं होने के बाद भी 29 सीटें मिलना चिराग पासवान को, कैसे देखते हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी, चिराग पासवान की धमकी काम कर गई, ये समझा जा सकता है। नीतीश कुमार की धमकी थोड़ा कम काम कर पाई, क्योंकि नीतीश कुमार के लोग जो थे वो उनसे दगा कर गए, तो उनकी कम काम कर पाई। लेकिन चिराग पासवान की धमकी कायदे से काम कर गई, चूंकि चिराग पासवान ने कहा कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। उनके पिताजी बता गए थे, तो मोदी जी समझ गए कि ये तो जो है सरकार गिराने पे आ गया मेरी, तो उनकी बात मान ली। और नीतीश कुमार बेचारे हाथ जोड़ते रह गए, तो उनके हाथ जो थे जोड़े रहे, तो उनके हाथों पर रस्सी और बांध दी गई कि जोड़े हुए हाथ है वहां ऐसी रखो, नमस्ते की मुद्रा में ही रहो। तो नीतीश कुमार के साथ ये हुआ। कुल मिला के राजीव जी लगता ये है कि तेजस्वी में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। और वो ऐसा भी समझा जा सकता है कि 0 विधायक वाले जो हैं तेजस्वी जी को, अगर बार तेजस्वी निकलना है मुझसे, चिराग पासवान को अगर 29 सीटें मिल जाती हैं राजीव जी, तो समझा जा सकता है कि उनका दबाव वास्तव में काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों 101 सीट पर लड़ रहे हैं। बिना विधायक वाली पार्टी जो है रालोमो, वो भी 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और 4 विधायक वाले मांझी जी जो है वो भी 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो मांझी कह रहे हैं कि ये हमारा मतलब अन्याय किया गया, तो मांझी तो ठीक कह रहे हैं अन्याय किया गया है, लेकिन चिराग पासवान का दबाव राजीव जी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और चिराग पासवान का दबाव इसलिए काम किया, मांझी या उपेंद्र कुशवाहा का काम नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया कि मांझी जी अकेले अपने सांसद हैं और बीजेपी के बलबूते ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा में हैं और बीजेपी के भरोसे हैं। लोकसभा चुनाव अपना खुद का हार गए थे, वो हार गए थे कि हरवाए गए थे वो अलग का मसला, लेकिन अपना चुनाव हार गए थे। सरकार को गिराने की स्थिति में ना मांझी जी हैं और ना उपेंद्र कुशवाहा हैं। सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में जो दिखाई पड़ते हैं वो चिराग पासवान दिखाई पड़ते हैं। और राजीव जी, आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड पर जब वो बिल आ रहा था और जैसे ही खबर आई तो सबसे पहले इस पर आपत्ति जताने वाले चिराग पासवान ही थे। और उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में तो हमसे तो बात की ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, और ये बिल जो है लेकर आया जा रहा है और जब बिल आएगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आपत्ति जो थी वो चिराग पासवान की तरफ से ही आई थी। और बीच बीच में कई मसलों पर चिराग पासवान अपनी आपत्तियां जता चुके हैं। तो हो सकता है ये एक लंबी भूमिका चिराग पहले से ही बना रहे हो, फिर घोषणा कर चुके थे कि हम अगर समझौता नहीं हुआ तो 243 सीटों पर लेंगे। और जिस दिन मोदी जी की मां को गाली देने के विरोध में बंद किया जा रहा था,
उस समय उनका एक कार्यक्रम था, तो उनके कार्यकर्ता बहुत नाराज थे, वो कह रहे थे कि ये जानबूझ के इसी दिन रखा गया है बंद का मामला ताकि चिराग पासवान का कार्यक्रम ना होने पाए। तो ताकत भी दिखाई फिर अपनी उन्होंने। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान जो है वो एक तरह से कहा जाए चुनाव में हार जीत राजनीति जो भी होगी, लेकिन मोदी जी पर दबाव बनाने में चिराग पासवान कामयाब रहे हैं, इसमें कोई शक किसी भी हाल में नजर नहीं आता। जी जी, तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन जरा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के हिसाब से देखा जाए। प्रेम कुमार जी जरा आपसे समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि क्या आप ये देखते हैं कि उत्तर बिहार में जहां एनडीए बहुत मजबूत है और पिछली दफा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां कमाल कर दिया था, एनडीए को और मजबूत कर दिया था, लेकिन इस बार क्या उसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा प्रशांत किशोर और दूसरे कुछ एक और भी दल जिसमें बीएसपी भी है, ये और मदद करते हुए नजर आते हैं या पिछली बार वाली हालत नहीं होने जा रही, खासकर उत्तर बिहार? देखिए, इस बार असदुद्दीन ओवैसी बहुत बेचैन है और बेचैनी की वजह यही है कि मुसलमानों का रुख बहुत साफ है इस बार, और वो कांग्रेस और जेडी के साथ एक तरह से आई लव आरजेडी, आई लव कांग्रेस और आई लव महागठबंधन वाले मूड में है। तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी करें तो क्या करें, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की कि 6 सीट दे दो और हम आपके साथ महागठबंधन में आएंगे, ये सब किया। और अब वो एक गठबंधन बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश जो है कई छोटे छोटे दलों के साथ, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, मगर उसके बावजूद कल वो होगी, उसमें बहुत छोटे छोटे दल शामिल होंगे। हो सकता है तेज प्रताप की भी पार्टी इसमें शामिल हो, और पारस से भी बात चल रही है, माने लोक जनशक्ति पार्टी वाले पारस जी थे, उनसे भी बात चल रही है, और आपको चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी चल रही है, यानी भानुमति का कुनबा जो है जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो और भी एक क्षेत्रीय दल है नवोदित, तो वो भी इसमें शामिल हो रहा है। तो इसमें फाइनली क्या कौन शामिल होता है वो भी देखने की बात होगी। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि ओवैसी क्या इस बार वो नुकसान कर पाएंगे जो पहले वो कर रहे थे। अगर वो नुकसान करने की स्थिति में होते तो ये सारी कवायद उनको करनी ही नहीं पड़ती। आधार चुके ओवैसी जी का खिसक चुका है, बेस जो मुस्लिम वोट है वही नहीं है उनके साथ, तो दूसरा वोट खींचने और जोड़ने की तो क्षमता ही खत्म हो गई। तब वो किसी से जुड़ करके दिखा रहे हैं कि हम मैदान में हैं। तो हमें लगता है कि बंगाल के चुनाव में जैसे ओवैसी जी करते हैं और फाइनली कुछ हासिल नहीं होता है, वही इस बार बिहार में होने वाला है। पिछले चुनाव की तरह का नतीजा ओवैसी जी के लिए अब इस चुनाव में सपना है, वो संभव नहीं है। जी, तो बहुत कुछ होना बाकी है बिहार के चुनाव में, और हमारी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी आपका, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी से जुड़ नहीं पाए हम, उनका नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर था। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। रजतदीप राणा साहब हैं, सुहैब अंसारी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश कुमार जी हैं हमारे साथ, और मोहम्मद रफ़ीक बेग साहब हैं, मिर्ज़ा मोइज़ अली बेग साहब भी हैं, और नरसिंह कुंदलवाल साहब कह रहे हैं जब तक बिहार में रहेगा लालू तब तक नहीं गलने देगा किसी का आलू। और फिर मिर्ज़ा साहब SK मिराज साहब भी हैं, विनय भारती जी भी हैं, और मोमिन खान साहब और नीलांजन मजुमदार साहब भी हैं, और सुनील कुजूर साहब, विद्याधर प्रभु, देव मानुस SKU, और महावीर चंद नाहर साहब, डॉक्टर दलवीर जोगर साहब हमारे साथ, लुइस मस्करेनियस, असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी का हाल एक जैसा हो सकता है, शिव कुमार पारिक भी हैं, मोहम्मद हसमत जी भी हैं, AK भी हैं, उदय प्रसाद